गुड। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जरा इसके पासवर्ड के क्वेश्चंस पे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए। रेड थोड़ा सा वो लगेगा, आपको थोड़ा ज्यादा ग्लोइंग लगेगा, ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे पास कह रहा है कि स्टेट द कंडीशन। ये आपके पास पास पेपर के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम योर सुपरपोजिशन टॉपिक, ठीक है। पास पेपर क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 11, एक्चुअली दिस इज योर सुपरपोजिशन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सुपरपोजिशन का टॉपिक है। तो सुपरपोजिशन में हमने कुछ डिस्कशंस करनी है और इन डिस्कशंस को हम लोग आगे लेके चलेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन है स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। पहला क्वेश्चन ही सुपरपोजिशन में स्टेशनरी वेव्स का आ गया। सो कैन यू पीपल टेल मी व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द स्टेशनरी वेव्स। ये क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और बड़ा एग्जामिनर का ना एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। सो व्हाट कैन बी द आंसर? When two coherent waves with same frequency travel and combine in opposite direction. Yes, perfect. Monochromatic and coherent waves, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोनोक्रोमैटिक and coherent waves of सेम फ्रीक्वेंसी। वैसे मैंने वहां पे मोनोक्रोमैटिक बोल दिया है, लेकिन आप वहां पे सेम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं ये, ओवरलैप ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। ओवरलैप ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उससे क्या होता है, overlap each other moving in opposite direction. So at some points they have constructive interference forming antinodes, and at some points they have destructive interference forming nodes, ठीक है जी। ये बात आपने याद रखनी है। So जब हम लोग इस पे आते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि at the antinodes interference is constructive, ठीक है, इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए भी आता है, तो आप इसको ऐसे 3 मार्क्स के लिए भी याद कर सकते हैं। एंड एट एंटी नोड्स, सॉरी एट नोड्स इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव। ठीक हो गया जी। ये आपके पास इसकी वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर आपको वो कह रहा है कि द साउंड forms from a loudspeaker is detected by a microphone that is connected to the cathode ray oscilloscope trace. Figure 4.1 shows the trace on the CRO. आपके पास CRO का trace उसने दिखाया हुआ है। There are 5 squares equals to 1 centimeter along x-axis and y-axis. और आपका जो trace है, that trace is basically from this point to this is a central line, और आपकी जो एक peak बन रही है, that peak is from this point to this point, or you can say that this is the peak from this point to this point. ये peaks दो आप consider कर लीजिए। Okay, now in air the sound wave has a speed of 330 meters per second and the wavelength of 0.18 meter. Calculate the frequency of the sound wave. तो आप मुझे बताइए कि what to do over here. आपका स्पीड गिवन है, आपके पास लैम्डा गिवन है, तो आपको यहां से प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, आपने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा तो आप लगा सकते हैं, है ना। तो आप लगाइए v इक्वल्स एफ लैम्डा। हाँ, एक और मजे की बात आपको बताऊं, अगर ये वाला एक्सिस उसने टाइम के साथ इसको लेबल किया होता तो आप फ्रीक्वेंसी यहां से भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये एक्सिस उसने लेबल नहीं किया हुआ तो आप टाइम यहां से नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मुझे v इक्वल टू एफ लैम्डा लगाना है। सो माय फ्रीक्वेंसी विल बी 330 डिवाइडेड बाय 0.18। तो क्या आ जाएगी जी वैल्यू? 1800 hertz. हर्ट्ज, 1800 हर्ट्ज।
अब ये आप 1800 हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, सो यू कैन राइट 1800 हर्ट्ज। अब प्रॉब्लम यहां से आगे है, दैट इज determine the time based setting in seconds per centimeter of CRO। आपने क्या करना है, आपने टाइम बेस्ड सेटिंग निकालनी है। क्या निकालना है जी? टाइम बेस्ड सेटिंग। तो टाइम बेस्ड सेटिंग की जब हम लोग बात करेंगे बेसिकली, तो मेरे पास टाइम बेस्ड सेटिंग किसके बराबर हो जाएगी? अगर आपको आपको याद है, मैंने टाइम बेस्ड सेटिंग का एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने सीआरओ इसीलिए यहाँ पे पढ़ाई थी, याद करो। आप लोग मोस्टली कह रहे थे कि सर जी सीआरओ तो यहाँ मतलब उसका ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपकी जो सीआरओ है, सीआरओ को यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि टाइम बेस्ड सेटिंग, आप जब टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हो तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम बेस्ड सेटिंग, टाइम बेस्ड सेटिंग इनटू लेंथ ऑफ वन वेव हम लोग करते हैं, लेंथ ऑफ वन वेव इन सेंटीमीटर। ये जो आपके पास उसने दिए हुए ना यूनिट्स सेंटीमीटर में, तो इसमें आपने करना है। तो आप देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास टाइम पीरियड कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी अगर आपकी 1800 हर्ट्ज है, तो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लें साइड पे। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1800। तो क्या आंसर आ रहा है आपका? 4.46 into 10 power minus 4. आपके पास ये वाला जो 1800 आपने यूज किया, ये एक्चुअल आंसर है? नहीं, ये राउंड ऑफ किया है। हाँ, आप एक्चुअल से करिए जरा, 1/, एक्चुअल आंसर करिए जो आपकी वही एक्चुअल किया है, फ्रीक्वेंसी है। एक्चुअल हाँ, फ्रीक्वेंसी से, एक्चुअल से किया है। ओके। वो तो क्या है 4.46, आपका, कितना 4.45 टाइम पीरियड है? और 4.45 into 10 power minus 4. इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड्स। तो आप अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट वुड बी 4.445 भी कह सकते हैं। 445 इंटू 10 की Sir, पावर, 5.45. Sorry, 5.45. ओके ओके, नो इशू। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड हो गया। अब आप इस टाइम पीरियड को दो तरीके से, आपके पास टाइम पीरियड गिवन है, when your length of the one wave is, let's count the number of small squares from one point to another point। आप यहीं पे चले जाइए, यहां से लेकर यहां तक काउंट कर दीजिए मुझे। सो इट वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 एंड ये आपके पास है 1 and 1.5। सर, इसके बजाय वो कर लें, 1.5 वेव्स का लेके उससे डिवाइड। हाँ, 1.5 वेव्स का ले सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं भी उसी पे जाना चाह रहा था कि आपकी 1.5 वेव्स कंप्लीट है ना, तो अगर आपकी 1.5 वेव्स कंप्लीट है तो आप इसको ले लें कंप्लीट, मतलब 1.5 वेव्स पे हम लोग आ जाते हैं। एक मिनट, ये कलर की कोई सेटिंग आउट हुई है। ओके, गुड, ये चलो चलेगा। अच्छा, तो आपके पास टोटल लेंथ आपकी कितनी हो गई? 1.5 वेव्स डिवाइडेड बाय, अगर मैं लेंथ फाइंड करूं तो मैं कह सकता हूं कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर, नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स आर 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यस। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड्स आर देयर, है ना? कितने सेकंड्स हैं? कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय what will be your wave, how many waves are there? 1.5 waves। तो 8 डिवाइडेड बाय 1.5 करें तो कितने सेंटीमीटर आ जाता है लेंथ ऑफ वन वेव? शाबाश, 12. 12 या 1.2?
शाबाश शाबाश, कैलकुलेशंस करो। सेंटीमीटर में ही रहने दो 12 उसको। 12 8 centimeter. डिवाइड 1.5, Multiply 5.3. हाँ 5.3, 5.33 सेंटीमीटर। अब आप इसको उठाएं वहां पे लेके जाएं, सो यू कैन से दैट टाइम पीरियड इज 545 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू टाइम बेस सेटिंग आपने निकालनी है, और लेंथ ऑफ वेव आपके पास है जी 5.33 सेंटीमीटर। तो बस आप इसको इन्वर्ट करें, इसको ज़रा सॉल्व करके दें। 545 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 5.33, तो आपके पास आंसर काफी बड़ा आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको ईएनजी के बटन के साथ अगर सॉल्व करेंगे, ईएनजी प्रेस करेंगे, तो ये आपके पास आ रहा है जी 1.0 इंटू 10 की पावर -4, 1 पॉइंट, सॉरी, यहाँ से मैंने टाइम बेस सेटिंग के लिए आपको रेफर किया था, ये टाइम बेस सेटिंग आप निकालें, इट इज 1.0 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 100 माइक्रो सेकेंड्स भी आप रख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू 100 माइक्रो सेकेंड्स पर सेंटीमीटर। तो वैसे आप 100 इंटू 10 की पावर -6 भी रखें, तब भी आपका आंसर सही होगा। और अगर आप इसको लिखें 1.0 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड्स पर सेंटीमीटर, तब भी आपका आंसर सही है। सही है, बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इस तरह की कैलकुलेशंस, ये हमें सीखनी होती हैं। आगे चलें। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? Ne- ओके नो सर। ओके गुड, नेक्स्ट पे आइए। मुस्तबशिर, आप भी आ गए हो? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। ये चीजें थोड़ी सी हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आपको भी सीखने को मिल जाए। अब्दुल्ला बेटा, बात समझ आ गई है इसकी? और किस किस ने ज्वाइन किया है? ओके गुड। और तौसीक, आपको बेटा समझ आ गई? जी सर। ओके गुड। ओके जी, कम बैक टू द पॉइंट। क्या कहता है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव, ये उसका तीसरा पॉइंट है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द लाउड स्पीकर इज नाउ हाफ। ये देखें, उसने आपका इंटेंसिटी के साथ इसका लिंक बना दिया हुआ है, ये वेव्स के पार्ट से उसने ये क्वेश्चन डाला है। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज अनचेंज, अज्यूम दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। तो ऑन फिगर 4.1 sketch a new trace shown on the screen of CRO। तो आपको यहाँ पे वर्किंग चाहिए, मैं थोड़ी सी वर्किंग आपको यहाँ सिखा देता हूँ कि आपको पता है कि एम्पलीट्यूड, सॉरी, फ्रीक्वेंसीज, सॉरी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी। ऐसी है। तो आप याद करें, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, I2 डिवाइडेड बाय I1 का स्क्वायर रूट, दैट विल बी इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाय A1 का मीन A1। तो द न्यू इंटेंसिटी इज योर टू हाफ। तो आपने न्यू इंटेंसिटी को क्या कर लिया, 0.5 कर लिया। आप इन अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं, अगर आपके पास इंटेंसिटी हाफ हो गई, पहले वाली इंटेंसिटी आपके पास 1 है, ठीक है, तो 0.5 का स्क्वायर रूट ले लें, तो एम्पलीट्यूड 2 डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड 1 आ जाएगा। तो आप बताएंगे जरा मुझे 0.5 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 0.71. 0.71 टाइम्स A1। अब आपके पास न्यू एम्पलीट्यूड क्या है, सॉरी प्रीवियस एम्पलीट्यूड क्या था, लेट्स चेक इट आउट। प्रीवियस एम्पलीट्यूड वाज योर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 and 2। तो ये आपके पास कितने सेंटीमीटर बन रहा है, ये तकरीबन
ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया? 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, और आपके पास कितना है? 2.5 सेंटीमीटर ना? नहीं 2.5 नहीं, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, isn't it? Yes, 2.24681, yes 2.4 सेंटीमीटर इज द एम्पलीट्यूड। प्रीवियस वाला जो आपका A1 है ना, वो आपका 2.4 है, तो A2 आपके पास कितना हो जाएगा? 2.4 इंटू 0 पॉइंट, कितना आंसर निकाला था बच्चे? 0.71. 0.71। तो आप कर लोगे 2.4 इंटू 0.71, तो क्या आंसर आएगा? 1.7. 1.7। तो बस आप 1.7 सेंटीमीटर के ऊपर आप नई वेव ड्रॉ कर लें। देखें, उसने आपको फेज डिफरेंस नहीं बोला हुआ। इफ देयर वुड बी अ फेज डिफरेंस ऑफ द वेव, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ऑल्टर कर सकते हैं, बट वी हैव टू ड्रॉ अ वेव विद 1.7 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड। तो 1.7 का मतलब 1, 1.2, 4, 6 और 7। आपने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। इसी तरह आप नीचे आ जाइए, ये जो आपकी सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन से नीचे आ जाइए, तो आपके पास हो जाएगा, इट वुड बी 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर, 1.246 और 7, ये सेंटीमीटर हो गया। और इसी तरह आप वापस ऊपर जाएं तो 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7। तो आप बस इसके ऊपर एक वेव ड्रॉ कर लेंगे सिंपली। ठीक है, क्या करना है आपने? एक वेव ड्रॉ करनी है। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर सकते आप। सही है, बात समझ आ रही है? सॉरी, ये थोड़ा सा इसके ऊपर वेव ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। बस 1.7 मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकियों के ऊपर अगर 1.7 नहीं भी है तो आप लोगों ने इसको कंसीडर करना है। इट इज योर 1.7 सेंटीमीटर। सही हो गया? बात क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड। तो ये आप देखो, एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें हम लोगों ने मतलब कह रहा है कि द लाउड स्पीकर इन बी इज हेल्ड, ये स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन चलता जा रहा है। द लाउड स्पीकर इन बी इज हेल्ड अबव अ वर्टिकल ट्यूब ऑफ लिक्विड एज शोन इन फिगर 4। यहाँ पे रखा हुआ उसने एक ट्यूब है, देयर आर सम लेवल मार्क्ड, लेवल ए एंड लेवल बी, एंड देन लेवल ए एंड लेवल बी, 4.2 एंड 4.3 उसने आपको बता दिया डायग्राम। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायग्राम। उसने क्या डिटेल्स हमें बताई हैं? At tap at the bottom of the tube is open, so the liquid drain out at a continuous rate, at a constant rate. The wavelength of the sound from the loudspeaker is 0.18 meter. The sound that is heard first becomes much louder when the liquid surface is at level A, and next time sound becomes much louder when the liquid is at the surface level B, as shown in figure 3.4.3. Calculate the vertical position. Okay, लेवल ए में आपकी ट्यूब सारी की सारी क्या फील्ड है, ठीक है। 4.2 में, 4.3 में उसने आपको बोला कि एट लेवल 1 आपको क्या मिला? पहली एक लाउडेस्ट साउंड मिली। तो आपको पता है लाउडेस्ट साउंड मिलने के लिए व्हाट डू यू नीड? यू नीड एन एंटी नोड ना, इज इट? यस। तो जब आपको एक एंटी नोड चाहिए तो आपने उस एंटी नोड को यहाँ पे अटेन कर लिया, फिर आपको इतने ही डिस्टेंस के ऊपर एक और एंटी नोड मिलेगी, फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? एक नोड मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आई कैन से
कि मुझे जो नोड्स और एंटी नोड्स का वो मिल रहा है एक पैटर्न, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों? तो अब प्रॉब्लम ये है कि उसने बोला वेवलेंथ आपकी कितनी है 0.18, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? अब मैं क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूं, मैं बेसिकली आपको सारी की सारी थ्योरी पे लेके आ रहा हूं, व्हिच वुड बी नाउन टू यू, इजंट इट लैम्डा बाय 4? है ना, ये भी आपके पास लैम्डा बाय 4 है और ये भी आपके पास लैम्डा बाय 4 है। तो कैन आई से दैट, लेट्स से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट it is your L1, and from this point to this point it is your L2। ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या है, L2 है। तो what is the difference between L1 and L2? It is equals to 3 lambda by 4 minus 1 lambda by 4। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? है जी, जल्दी जल्दी बहुत सोच के बताइए, शाबाश। Yes. लिख सकता हूं ना? Yes. जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो L2 माइनस L1 है, ये मेरे पास कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस 1 लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4 विच इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। अब बात क्लियर है आपकी? तो इसका मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट योर L2 माइनस L1 इज लैम्डा बाई 2। ये प्रायर नॉलेज जब तक आपके पास नहीं होगा, आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैम्डा 1 लेवल 1 एंड लेवल 2? अब अगर आपको ये सारा नॉलेज था तो इजंट इट जस्ट अ गेम ऑफ नथिंग? तो L2 माइनस L1 आपने निकालना है, इट इज लैम्डा बाय 2। सो 0.18 डिवाइडेड बाय 2, सो विल इट बी 0.09? ऐसे ही है ना? यस सर। यस, 0.09 मीटर। अब बात समझ आ गई? ओके यस, यहाँ तक तो आसान है। ओके, इससे आगे भी आसान हो जाएगा आपको अगर एक चीज आ गई तो इंशाल्लाह। कह रहे कि ऑन फिगर 4.3 लेबल विद द लेटर नोड and the position of the node and of the stationary wave that is formed in air column when the liquid surface is at level B। तो लेवल बी पे आपको ये मैंने डायग्राम बना के दे दी, तो इसमें तो नोड से सामने नजर आ रही हैं। हेयर इज अ नोड, हेयर इज अ नोड। अगर वो एंटी नोड बोले तो हम वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। गॉट इट? आपका 2 पार्ट का क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि द मास ऑफ द लिक्विड लीविंग द ट्यूब पर यूनिट टाइम इज इतने ग्राम्स पर सेकेंड। The tube has an internal cross section of 13 centimeter. The density of the liquid is itna cubic centimeter, mean gram per cubic centimeter. Calculate the time taken for the liquid to move from level A to level B। अब आप देखो इस क्वेश्चन में आपने आपने टाइम कैलकुलेट करना है और फिर पॉसिबली हम इस टाइम को यूज भी कर सकते हैं। तो अगर गौर से देखो तो हमें इस क्वेश्चन में रेट ऑफ मैस फ्लो से लेके चले, यानी मैस फ्लो रेट से हमारी बात बन सकती है। सबसे पहले आप देखो, आपको अगर टाइम चाहिए और आपको ये पता है कि हाउ मच व्हाट इज द रेट ऑफ मैस फ्लो या रेट ऑफ लिक्विड लीविंग, तो आपके पास है जी अगर 6.7 ग्राम्स पर सेकंड में लीव कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास टोटल मैस अगर आ जाता है ना, अगर मेरे पास टोटल मैस आ जाता है तो मैं टाइम निकाल सकता हूं ना, है ना? टोटल मैस निकालने के लिए, बिकॉज दैट इज अ ट्यूब समथिंग लाइक अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर वो फॉर्मूला लगाना है डेंसिटी और मैस का। तो इसका वॉल्यूम हम लोग, उसने बोला भाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपको वॉल्यूम के लिए सपोर्ट करेगी। बस आइए अपने कैलकुलेशंस लेके कि आपके पास क्या है,
you have to check that mass is equals to density times volume. तो डेंसिटी उसने दे दिया हुआ आपको कितना 0.79 और वॉल्यूम आपके पास कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया टाइम्स लेंथ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज 13 और लेंथ आपने कैलकुलेट की ऊपर 0.09 isn't it? 0.09 सेंटीमीटर है, सॉरी 0.09 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो सारा कुछ सेंटीमीटर में गिवन है। सर एक क्वेश्चन है। नहीं 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 वेट वेट वेट, ये 0.09 ही लगानी पड़ेगी हमें। ना सॉरी सॉरी सॉरी, सारा कुछ सेंटीमीटर में करना, क्योंकि ये आपके पास सेंटीमीटर में, तो ये 0.9 की बजाय आप क्या करोगे 9 सेंटीमीटर करेंगे। ऐसे ये आर यू पीपल एग्रीड? सर वो 0.09 सेंटीमीटर नहीं है, ऊपर लेंथ पे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर था, ये वेवलेंथ हाँ, नहीं। सेंटीमीटर में थी। नहीं नहीं मीटर में थी, अच्छा नहीं सही, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ये किस में आपके पास 9 सेंटीमीटर में, ठीक है। ओके सर एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर ये ए एंड बी के डिस्टेंस की वैल्यू और वो टोटल की डिस्टेंस फर्क नहीं है? नहीं, उसने बोला है बिटवीन लेवल ए एंड बी, मुझे ऐसे लग रहा है उसने इंफॉर्मेशन ये दी हुई है आपका ना। अच्छा जो ठीक है। वाटर है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो आउट कर रहा है, तो हमारे पास उसने मांगा हुआ है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू कैलकुलेट टाइम टेकन फ्रॉम लेवल ए टू लेवल बी का आपने टाइम निकालना है, ठीक है। यस सर। क्या था बात समझ आ गई सबको? तो ये आप अगर मुझे मैथ्स कैलकुलेट कर देंगे तो ये सारा मुझे ग्राम में मिल जाएगा। जरा कैलकुलेट करिए। आप लोग पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी। शाबाश, कैलकुलेशंस करो जल्दी जल्दी। 92.43 92.43 ग्राम आपका जो मैस है वो इजेक्ट आउट हुआ। So now you can apply a very simple ratio कि if 6.7 grams is existed in 1 second, then 92.43 gram would be living in x seconds। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? योर आंसर वुड बी 92.43 डिवाइडेड बाय 6.7, तो क्या आंसर आएगा? 13.8 13.8 सेकेंड्स। तो ये आपके पास टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में सारा आंसर हमारा जा रहा है। योर आंसर वुड बी 14 सेकेंड्स, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस सर। जी कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट? हाँ जी, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे चलो। जी सर। वेरी गुड। ओके, उसके बाद आपके पास अक्टूबर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा हुआ इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 ही है फ्रॉम दैट, प्रोबब्ली 1 ही हो शायद। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव। तो आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट हैपेंस इन ट्रांसवर्स वेव्स एंड व्हाट हैपेंस इन स्टेशनरी वेव्स? सर स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती और प्रोग्रेसिव वेव्स में एनर्जी ट्रांसफर होगा। यस, तो हम लोग कह सकते हैं कि नो नेट एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन स्टेशनरी वेव। ट्रांसफर
takes place in stationary waves. Okay. फिर आपके पास आ रहा था द फेज ऑफ टू एडजेसेंट वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स. तो स्टेशनरी वेव्स में दो एडजेसेंट वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस क्या होता है? इन फेज होते हैं. सोच लो. स्टेशनरी वेव में इन फेज होते हैं. हाँ. जो प्रोग्रेसिव वेव में आउट ऑफ. Okay, the phase difference between two adjacent particles. ये adjacent particles की बात करो. पहले मैं समझा देता हूँ कि डायग्राम वर्ड्स में तो आप लिख ही लोगे, इशू नहीं है. So this is a loop. So in this loop, all the particles, this is your node, this is your antinode, और इस node और antinode के बीच में if you have the particles, this is stationary. ये particle इसका amplitude आपका बढ़ रहा है, ये amplitude इसका बढ़ गया, ये बढ़ गया, and this is again zero. So they all are in phase. ठीक है. ये आपके सारे के सारे particles हैं which are at one of the loops. बात समझ आ रही है? ये देखो. जी. These are particles. This is the stationary wave. So between two adjacent particle is 0 degree. ये adjacent के लिए है. Adjacent particles is 0 degree. ये बात याद रखना. या आप ये लिख सकते हो इन फेज भी है. 0 कह दें बस काफी है, या 0 डिग्री करते हैं. ठीक है. यस सर. लेकिन सर ये जो दो पॉइंट्स हैं इनमें एक नोड और दूसरा एंटी नोड है. नहीं सॉरी, ये नोड है. एंटी नोड इनके बीच में है ये वाला. ठीक है. तो इसी तरह आपके पास अगर अगला नोड में बनाऊं, लेट्स से मैं ये एक और वेव बना रहा हूं और इसके पार्टिकल्स अगर मैं शो करूं कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, तो दीज पार्टिकल्स वुड बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द एडजेसेंट लूप पार्टिकल्स. ठीक है. ये बात याद रखनी है. तो एक लूप के दूसरी लूप के पार्टिकल्स एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं. और अगर आप ये कहें कि द टू पार्टिकल्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नोड, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नोड, तो दे वुड बी इन फेज. बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है. अच्छा. ओके, आगे चलें. मुस्तबशिर बेटा आगे चलें. सर बस एक चीज है कि वो जो कहते थे 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होते हैं दो. हाँ. जो एक नोड के बाद फिर जो आते हैं, तो ये जो आपने बनाया है ये इन फेज ही है पार्टिकल्स. मैं और आपको इनके बताता हूं. बाद मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ. लेट्स से मेरे पास ना यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी ना, एंटी नोड, ये नोड है और ये नोड है. ठीक है. तो ये हो गई, इधर से ये हो गई, ये हो गई, इधर से ये और ये आपके पास बेसिकली एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड. ठीक है. और बीच में आपको पता है ये इस तरह के डॉटेड लाइन में इसलिए बना रहा हूँ कि आपके पास जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है वो किसी एक साइड से हम लोग शो कर सकते हैं किसी एक वेव के थ्रू. तो एक्चुअली आपके पास नोड का बिहेवियर यही हो गया. या आप अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो आप कोई एक वेव बना लें पूरी. ठीक है. और दूसरी वेव को इसके डॉटेड लाइन बना लें. ये आपकी डॉटेड लाइन हो गई, ये आपकी डॉटेड लाइन हो गई. अब क्लियर है? ये नॉर्मली जो आपकी वेव्स बनती है ना, स्टेशनरी वेव्स की ये डायग्राम होती है. जो एक्चुअली डायग्राम हम लोग बनाते हैं, वैसे हम क्योंकि डॉटेड नहीं ड्रॉ करते तो एक ही साथ खींच देते हैं सारी. अब मेरा बेटा बात सुनो. एंटी नोड के ऊपर सारे के सारे पार्टिकल्स दे वुड हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब ये है कि उनकी कोई एक खास डायरेक्शन होगी. ये डिस्प्लेसमेंट उनका कम हो रहा है, देयर दे वुड बी एट जीरो, आई मीन रेस्ट. लेकिन दिस इज नोड. जो ही वो नोड से वापस पार्टिकल जाते हैं तो जो आपकी वेव है ना, विच इज कंसीडर्ड एज सॉलिड वेव, आप उसको देखें, उसका फेज 180 डिग्री पे चला गया ना, है यस ना. सर. तो इसलिए पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो भी 180 डिग्री पे चली गई. अब आप देखो आगे वाले हिस्से में क्या होगा.
पार्टिकल वेव का जो वाइब्रेशन है वो 180 डिग्री पे चला गया, इसलिए आपके पास जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो भी क्या हो जाएगा, इट वुड बी शिफ्टेड एट 180 डिग्री। ये देखो, अब बात समझ आ गई सब? तो तो मैं ये कह सकता हूँ, हाँ हाँ बोलिए। तो सर फिर वो इन फेज कैसे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं तो फिर वो इन हाँ हाँ, फेज कैसे हैं? वो जो फिर नहीं तो उतना डिस्टेंस देखो, फ्रॉम नोड पे। दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स, ये कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स हैं, इस लूप के अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, दे ऑल आर इन फेज, दे ऑल आर इन फेज। एक लूप के अंदर एक नोड से लेकर दूसरी नोड तक जितने भी पार्टिकल्स हैं, दे ऑल आर इन फेज। ठीक है, यस सर। तो आप अगर ये देखें कि इन दो पॉइंट्स के बीच में सारे अगर इन फेज हैं, इसी तरह जो अगली दो नोड्स हैं उनके बीच के दो पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स दे आर इन फेज विद ईच अदर, लेकिन नोड ए, आई मीन लूप 1 और लूप 2 के पार्टिकल्स के बीच का अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या आप बोलेंगे? These all 180 particles are डिग्री 180 degree out of phase with each other. ये वाले पार्ट फेज 2 के पार्टिकल और फेज 1 के, ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है ना, सारे के सारे। चेक करो। जी सर। तो अगर मैं ये कहूं, मैं अगर एक बात बोलूं कि आपके पास ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, these all particles are, let's say, यस, ये वाला पार्टिकल आपका, ये जो पार्टिकल है ये आपका नोड है। तो नोड से इक्वल डिस्टेंट दोनों साइड पे जाओ आप, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन दोनों का फेज क्या होगा? सपोज दिस इज अ पॉइंट P और सपोज दिस इज पॉइंट Q, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब बात समझ आ गई? यस सर, ये मुझे लग रहा था आप कह रहे हैं कि वो इन फेज होंगे दोनों, नहीं नहीं जो नहीं जो नहीं, इक्वल ये डिस्टेंस वो होंगे। शायद मैंने गलत कहा होगा, बट दो पार्टिकल्स एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम नोड वो 180 डिग्री होंगे, और दो एडजेसेंट पार्टिकल्स हमेशा क्या होंगे? वो इन फेज होंगे। ठीक है, यस सर, यस। एडजेसेंट पार्टिकल्स इन फेज। ठीक है जी, आगे चलें। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपके पास एक ट्यूब इज ओपन ऑन बोथ एंड्स, वो मैंने खैर बहुत सारी बोथ एंड्स पे बहुत ड्राइंग करके आपको क्लियर कर दिया हुआ है। दैट प्लेस नियर द वन एंड ऑफ द ट्यूब, स्पीकर पड़ा हुआ है, और फिर वो आपको बोला है द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड इन द ट्यूब इज 340 meters per second. The length of the tube is 0.6 meter. Total length आपके पास given है. The stationary wave is formed with an antinode A at each end. Thank you. And two antinodes inside the tube. बात समझ आ गई कि नहीं आई? यस सर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो कोई गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अच्छा, स्टेट द व्हाट इज मीन बाय द एंटीनोड एट द स्टेशनरी वेव। तो एंटीनोड आपके पास क्या होती है? The amplitude. द पॉइंट्स वेयर amplitude of vibration is 0 degree, sorry 0. ठीक है, या particles are stationary where amplitude of, सर मैक्स नहीं होगा एंटी नोड? oh sorry antinode, amplitude of vibration is maximum। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड इट्स एडजेसेंट एंटीनोड। ये आपने यहाँ पे मीटर्स में बताना है, वेवलेंथ की फॉर्म में नहीं बताना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको देखना पड़ेगा ऊपर डायग्राम से कि उसने बोला हुआ है आपके पास पूरी ट्यूब की लेंथ कितनी है,
0.6 मीटर, और इस पूरे 0.6 मीटर में कितनी नोड्स और कितनी एंटी नोड्स आ रही हैं, तो इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक आपको टेक्निक बता रहा हूँ। आप यहाँ पे लैम्डा बाई फोर्स काउंट करिएगा, हमेशा कोशिश करें। आप देखें कितने लैम्डा बाई फोर्स हैं, तो 1 लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 4 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, तो 1 2 3 4 5 6 लैम्डा बाई फोर्स आपके 0.6 के बराबर है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हेयर the 0.6 meter is equals to 6 lambda by 4। तो नीचे चलिए वापस, 0.6 मीटर की टोटल ट्यूब है, तो 0.6 मीटर इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 0.1 आपके पास आ जाएगा वैसे, लेकिन नॉर्मली अगर हम कैलकुलेशंस करें तो बताइए जरा क्या आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ 6 भी था, तो ये 0.4 आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4, वो उसने आगे कैलकुलेट करने का मांगा है। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, आप लिखेंगे कि दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 4, या 1/6 ऑफ, या आप लिखेंगे आर 1/6 ऑफ 0.6 मीटर। तो ये आपके पास कितना हो गया, 0.1 मीटर। ये ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन पे घबराना नहीं है, जरा आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज जब आप सीख जाओगे तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे, आपको वहां पे 1 मार्क स्कोर करना है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। स्टेट बोला उसने, एक्सप्लेन नहीं बोला हुआ, लेकिन मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मुझे साथ में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अब उसने बोला वेवलेंथ निकालो, तो अब आपको यही लॉजिक मैंने यहाँ जब सिखा दिया, तो इजंट इट नाउ इजी कि 0.1 इज इक्वल टू योर लेमडा बाई 4। अगर आपका 0.1 मीटर जो है वो लेमडा बाई 4 है, तो लेमडा फिर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इट वुड बी 0.4 मीटर। ये क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, हमारे पास शायद कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। यस, उसने बोला फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज एफ इज इक्वल टू वी बाय लेमडा करेंगे। तो स्पीड उसने कितनी दी हुई है, 330, और लेमडा आपने कैलकुलेट कर लिया 0.4। तो जरा आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दीजिए मुझे। यार ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है इसने इस दफा तो। 8 hertz. Sir, speed 340. 340 था, ये ले 850. Yeah. 850 हर्ट्ज, 850 हर्ट्ज, ठीक है जी। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 850 हर्ट्ज आ गई। डिटरमिन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ ये थोड़ा सा उसने आगे एक अच्छा क्वेश्चन क्रिएट किया है। डिटरमिन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर दैट प्रोड्यूसेस अ स्टेशनरी वेव इन द ट्यूब। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास किसके बराबर होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं किया हुआ तो आप कैलकुलेशन, वैसे अगर याद किया हुआ तो आपको पता है एफ शुड बी इक्वल टू, सॉरी, वी इज इक्वल टू 2FL। अगर याद हो तो मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है, वी इज इक्वल टू 2FL कर सकते हो, और एफ आप कर सकते हो v डिवाइडेड बाय 2L। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो नो वरीज एट ऑल, आप क्या करोगे, आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाय लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v आपके पास है, लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, अगर 0.4 आपके पास लेमडा बाई 4 है, सॉरी ऊपर हमने लेमडा कैलकुलेट किया ना, हाँ 0.4, तो आपके पास 0.4 आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। सही बात समझ आ रही है? तो इन दोनों से कैलकुलेशंस करिए जरा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी आपका कितना है 340 डिवाइडेड बाय 0.4, तो क्या आंसर आएगा, ये 850 नहीं आ रहा, एक Yes. मिनट। नहीं ये नहीं आएगा, 850 आ रहा है, वेट। ये आपकी पूरी ट्यूब में ना एक ही स्टेशनरी वेव बननी चाहिए एक्चुअली। ये उसने ये बोला हुआ कि आपकी पूरी ट्यूब में कम से कम फ्रीक्वेंसी आपकी तब होगी
जब आपके पास पूरी ट्यूब में एक ही वेव बनेगी, मतलब एंटी नोड है ये, सॉरी इसको आप ऐसे कर लो, ये तो अगेन ये सबसे मुश्किल काम है ड्राइंग वाला इसमें। अच्छा तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास ऑन लेमडा बाई 2 कितना गैप है, ये मेरा टोटल जो 6 सेंटीमीटर है 0.6 मीटर है। अगर ये मेरे पास लेमडा बाई 2 के बराबर होगा तो तब मेरे पास पहली स्टेशनरी वेव बनेगी। तो अब अगर आप यहाँ से लेमडा कैलकुलेट करें तो वो लेमडा जिसके ऊपर आपके पास पहली स्टेशनरी वेव बननी है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1.2 मीटर। सो इफ इट इज 1.2 मीटर तो आप करिए v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा लगाइए अब, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाय लेमडा, तो v इज 340 डिवाइडेड बाय 1.2, तो करिए क्या आंसर आएगा। 280 यस 280 हर्ट्ज। अब आपको ये भी पता है कि आपके पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वेव का, इसमें आपके पास f1 इज इक्वल टू n टाइम्स सॉरी fn इज इक्वल टू n टाइम्स f1 से कैलकुलेशंस हो सकती हैं। तो अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पे पता कि कितनी आपके पास कौन सा हार्मोनिक मिला था आपको, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपके पास पहला, दूसरा एंड थर्ड हार्मोनिक था, 3 हार्मोनिक्स आपको मिले, मतलब 3 स्टेशनरी वेव्स आपकी बन रही हैं यहाँ पे। तो आप कर सकते हैं कि एफ एन वॉज 850 है ना, इज इक्वल टू 3 टाइम्स f1। तो f1 की वैल्यू कैलकुलेट करिए जरा, 850 डिवाइडेड बाय 3 280, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों तरीकों से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये दोनों मेथड्स हैं, आप चाहें जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लें। सही है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो बाकी आप लोग आगे वाले क्वेश्चंस को प्लीज अटेम्प्ट करना है खुद से आपने। स्टेशनरी वेव के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ये काफी बड़ी वर्कशीट है। मैं ये सॉल्व वर्कशीट आपको सेंड करता हूँ और आई होप के आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर कल वाले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और कल वाले सेशन में मैं अप्रिशिएट ये करूंगा कि आप इस वर्कशीट के क्वेश्चंस सॉल्व करें, और सॉल्व करके आप लोग मुझे ये बताएं कि सर ये क्वेश्चंस हमसे नहीं हुए। मतलब फॉर एग्जाम्पल हर बच्चा मुझे बता सकता है कि सर ये वाला पार्ट मेरे से नहीं हुआ, सो आई कैन सॉल्व दोज पार्ट्स फॉर यू। ठीक है, सर वैसे मैं पूरी कर चुका हूँ, वो एक ही सवाल नहीं हुआ था जो आज अभी आपने करा दिया है। आपने ये पूरी कर ली हुई है स्टेशनरी वेव्स की? जी सर। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ओके, तो आप कोई और काम कर रहे हैं जब तक आप फिर एमसीक्यूज कर रहे हैं। आपने एमसीक्यूज आपका रहते हैं, क्या रहते हैं? एमसीक्यूज भी हो गया, मैं सर्किट्स अभी कर रहा हूँ। सर्किट्स कर रहे हो, ओके बिल्कुल सही है। जो तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में जो चीज जैसे है उसको ऐसे ही करो, और बस मुझे साथ साथ बताते जाना। अगर कोई क्वेश्चंस तुम्हारे इस पूरी वर्कशीट में प्रॉब्लमेटिक रहे हो तो मुझे बताना, ठीक है। ठीक है सर, वो अभी आपने ओके, आज करा दिया ये। ठीक ठीक, ओके जी, सी यू इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।